बच्चों हमने लास्ट की कक्षा में पढ़ा था कूलाम बल, और कूलाम बल के नियम को भी हमने देखा था। आज की कक्षा में हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आप अच्छी तरह जानते हो जो बल है एक सदिश राशि है। जब बल सदिश राशि है तो उसको जो रिप्रेजेंट करना चाहिए वो सदिश के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहिए। जबकि हमने लास्ट कक्षा में इस तरह हमने बल को लिखा था कि F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R² लिखा था। तो ये इसका क्या था, ये केवल आपका परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये परिमाण को दिखा रहा था, सदिश रूप में नहीं दिखा रहा था। तो हमें आज सदिश रूप में लिखना है, सदिश यानी वेक्टर फॉर्म में। तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले हम कुछ वेक्टर के नियम हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ें अपने को ज्ञात होनी चाहिए। तो चलो मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। अगर मेरे पास दो बिंदु हैं A से लेके B, A और B, और मुझे अगर इसकी दिशा देखनी है, ए बी वेक्टर निकालना है, इसको यूँ लिखूंगा ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा, बताइए कैसे निकालूंगा? स्थिति सदिश लूंगा किसी के सापेक्ष, ये बिंदु O के सापेक्ष, यही तो लूंगा। त्रिभुज का सदिश नियम याद है ना, कक्षा 11 में पढ़ रखा है आपने, याद है, भूल गए? चलिए अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ये डायरेक्शन लगा देता हूँ, उससे आपको हल्का सा अंदाजा लग जाएगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आया O से A, मेरे को क्या करना है, O से A आना है, फिर क्या करना है, A से B जाना है, और इधर से यूँ आ जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं O से A आ रहा हूँ और A से B जा रहा हूँ, इसके बजाय क्या करूँ, आ तो B पे रहा हूँ ना, O से B आ जाऊँ। ये सदिश कहता है कि आप O से A आ रहे हैं और A से B जा रहे हैं, तो इतना घूमने की बजाय आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, O से B भी आ सकते हैं। ये त्रिभुज नियम था। तो इसके हिसाब से क्या देख रहे हो आप, ये यूँ कहना चाहता है कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर किसके होगा, OB वेक्टर के होगा। किसके होगा, OB वेक्टर के होगा। और वहाँ से जब मैं AB वेक्टर निकालूंगा तो ये मेरे पास आएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। क्या आएगा अपने पास, OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। तो कुल मिला के मैं AB वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो ये ध्यान रखना है अपने को। एक आपने वहाँ पे ये भी पढ़ा था एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश याद आया कुछ? केप लगाते थे, केप लगा देते हैं, ये दिशा को व्यक्त करता है और इसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो एक केप को कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे हम, A वेक्टर बटे में मॉड ऑफ A वेक्टर। कैसे लिखते हैं, A वेक्टर बटे में मॉड ऑफ A वेक्टर। ये भी ध्यान है। चलिए एक चीज़ और बताइए, मैंने ये दिशा ली A से B, अगर मैं ये दिशा B से A ले लूँ तो B A वेक्टर का मान क्या होगा, B A वेक्टर का मान क्या होगा? तो आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल AB का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। AB का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस का AB वेक्टर होगा, और उसको अगर लिखना चाहे तो उसके माइनस लग जाएगा, और ये हो जाएगा OA वेक्टर, है ना, माइनस का OB वेक्टर। ये होंगे। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, पहले भी पढ़ा हुआ है, अब अपन थोड़ा सा अभ्यास कर लिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ। मैंने यहाँ क्या कर रखा है, दो आवेश ले रखे हैं, बिंदुवत आवेश, दो स्थिर बिंदुवत आवेश ले रखे हैं। पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश मेरा क्या है, Q2 है। और स्थिति सदिश किसके सापेक्ष लूंगा मैं, निर्वात में एक बिंदु है मेरे पास O, इसके सापेक्ष क्या है, पहला जो आवेश Q1 है, ये जो अपने Q1 है ना, इसका O के सापेक्ष R1 है, और ये जो अपने पास Q2 है इसका कितना है, R2 है। क्लियर ये भी बात? अब यहां पे देखिए दो बल लग सकते हैं, दो बल लग सकते हैं। कैसे, एक तो Q1 के कारण Q2 पे बल लग सकता है, Q1 के कारण Q2 पे बल लग सकता है। Q1 के कारण Q2 पे बल लग रहा है तो देखिए इसको मैं क्या कहूँगा, ये Q1 के कारण Q2 पे बल लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये वाला F21। क्या बोलेंगे, F21। आवेश Q2 पे Q1 के कारण बल लग रहा है, और इसकी दिशा इस तरफ आ जाएगी, इसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ आ जाएगी। अगर इसकी मैं दूरी नापना चाहूँ तो दूरी क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आवेश जहाँ रखे हुए ना उसके बिंदु भी ले लेते हैं अपन। थोड़ी देर के लिए अपन ने क्या किया, इसको A बिंदु ले लिया और इसको B बिंदु ले लिया, इसको क्या किया, A बिंदु और B बिंदु। तो F21 के लिए दूरी क्या होगी बताइए, R
आर क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए आप कहोगे कि सर इसके लिए जो आर होगा वो ए बी वेक्टर होगा। क्या होगा? ए बी वेक्टर होगा। क्लियर? इधर ऐसे ही बात कर लें F12 के लिए। F12 का मतलब है Q1 पे बल लग रहा है Q2 के कारण। Q1 पे बल लग रहा है Q2 के कारण, तो इसको हमने लिख दिया F12। और यहां पे अगर मैं दूरी की बात करूं तो यहां पे दूरी की बात क्या करेंगे तो क्या लिखोगे आप? बी ए वेक्टर। यहां क्या बोलोगे आप इसे? बी ए वेक्टर। और बी ए वेक्टर आर के ही बराबर होगा। दोनों की दूरियां क्या हैं? बराबर है। ठीक है, दोनों की दूरियां क्या है? बराबर है। अब यहां एक बात आपको क्लियर कर लेना चाहिए, ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा? ए बी वेक्टर ये F21 है ना, तो हम यहां पे R21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R21 लिखेंगे। हम क्या करेंगे? इसे R21 लिखेंगे। कई जगह 12 लिखा जाता है, इसलिए मैंने आपको ए बी लिख दिया है। कई किताबों ने 12 लिखा, किसी ने 21 लिखा। इस पर्पज में पढ़िए मत। आप तो इतना याद रखिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखिए मैंने ए बी वेक्टर का मान निकाल के बताया था क्या यहाँ पे? ए बी वेक्टर का मान निकाला था ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ पे आप ए बी वेक्टर का मान निकाल सकते हैं, ओ बी माइनस का ओ ए। ओ बी किसके बराबर है? चित्र में दिख रहा होगा आपको। ओ बी किसके बराबर है? R2 के। और ओ ए किसके बराबर है? R1 के। तो कुल मिला के मेरे पास ये आ गया R21 वेक्टर किसके बराबर होगा? R2 माइनस R1 के। क्लियर? ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाइए तो किसके बराबर आ गया मेरे पास? R21 वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि R12 वेक्टर बताइए, तो बिल्कुल आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, माइनस चिन्ह लगा के R1 वेक्टर माइनस क्या कर देंगे? R2 वेक्टर कर देंगे। बस इतनी सी बात है। अगर ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, तो आप वहां कर सकते हैं। तो एक बार चाहे तो आप वीडियो रोक के वापस रिप्ले करके भी सुन सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, इस चित्र से रिलेटेड आपके सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो 1 मिनट में मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। मैंने क्या कर रखा है? 2 आवेश ले रखे हैं, ए बिंदु पे Q1 और बी बिंदु पे Q2। इनका स्थिति सदिश निर्वात में या आकाश में कहां ले रखा है मैंने? O बिंदु पे। O से A की तरफ R1 है और O से B की तरफ क्या है? R2 है। मुझे Q2 पे आवेश, Q2 पे बल की गणना करनी है। कैसे? Q1 के कारण। तो उसको मैं क्या लिखूंगा? F21। उसको क्या लिखूंगा मैं? F21। और यहां पे जब मैं दूरी देखूंगा तो A से B की तरफ, A से B की तरफ, उसको भी मैं क्या लिखूंगा? R21 लिखूंगा। उसको भी क्या लिखूंगा मैं? ये R21 लिखूंगा। और R21 कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1। ऐसे अपोजिट वाले में देख लेंगे। अपोजिट वाले में क्या होगा? Q1 आवेश पे Q2 के कारण, Q1 आवेश पे Q2 के कारण लगने वाला बल F12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? F12। और इसकी अगर दूरी निकालना चाहे तो बी ए वेक्टर होगा, बी ए वेक्टर। और बी ए वेक्टर का जो मान होगा वो क्या होगा? ए बी वेक्टर का उल्टा हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्लियर ये बात? अब एक चीज और देखना, ए से लेके बी तक की दूरी और बी से लेके ए तक की दूरी बराबर होगी या कम ज्यादा होगी? दूरी तो वही होगी ना भाई। मैं जयपुर से दिल्ली जाता हूं और दिल्ली से जयपुर आता हूं, दूरी का जो परिमाण है मान लो 250 किलोमीटर या 252 किलोमीटर है, जो भी है वो दूरी तो क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां पे भी क्या होगा? दूरियां बराबर होगी, यानी R12 का मोड और R21 का मोड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह क्लियर करनी है। तो चित्र आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे आपके चित्र समझ में आता है, बहुत सारा काम कर लेते हैं। एक तो लिखना सीख जाते हैं और एक डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चित्र को देख के आपको लिखना है। हालांकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हमने मान लिया, ये चीजें आपको खुद को लिखनी आनी चाहिए कि माना कि किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्वात में स्थित 2 बिंदुवत आवेशों Q1 और Q2 की स्थिति क्या है? R1 और R2 है। R1 और R2 है। तो यहां पे लिखा हुआ है आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21, R2 माइनस R1। ये किया था अपन ने, R2 माइनस R1। और ऐसे ही मोड अगर इसका लेंगे, मोड का मतलब होता है परिमाण, मापांक। तो क्या हो जाएगा? मापांक R21 बराबर क्या होगा? R2 माइनस R1 का मापांक। इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। क्या दिया? समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं?
कूलाम के नियम से Q1 के कारण आवेश Q2 पे लगने वाला बल F21 की गणना करते हैं। Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल F21 की गणना कीजिए। कूलाम का नियम ध्यान है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहां वेक्टर में लिखना है, तो वेक्टर में लिखने के लिए यहां F वेक्टर लग जाएगा। देखिए वेक्टर में लिखने का तरीका यह है, F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे में क्या होगा, R वेक्टर का मापांक का स्क्वायर और R केप, इस तरह लिखते हैं। सामान्य रूप से हम इस तरह लिखते हैं। दिशा लेने के लिए हमने R21 ले लिया और नीचे हमने क्या किया, R21 वेक्टर का मापांक का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3। इसके बारे में आपको पता ही है कि R21 कैप का मतलब क्या है, एकांक सदिश है। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। R21 क्या है, Q1 से Q2 की ओर लगने वाला एकांक सदिश। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दिक्कत नहीं है तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, R21 का मान रख दिया R2 माइनस R1 वेक्टर में। इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 4। 4 तक के समीकरण में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बढ़ते हैं आगे। एकांक सदिश के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में मोड ऑफ ए। तो यहां पे R21 कैप का मतलब क्या होगा, R21 वेक्टर बटे में इसका क्या लेंगे, मापांक। ये तो पता ही है ना आपको, ये अब आपको बताया था। ये होता है एकांक सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में मोड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे ही ये मान आ गया आपके पास, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 5। ये सारे मान क्या करें, आप वहां रखें। पहले वाले समीकरण में क्या करें, आप जो समीकरण बना हुआ है वहां सारे मान रखोगे तो आपका ये बन के आ जाएगा समीकरण नंबर 6। के का मान रख दिया और ये सारे मान हमने रख दिया। ठीक है, वहां जो एकांक सदिश था इसको हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब एकदम से ये कहते हैं क्यूब कैसे बना, एकदम से ये क्यूब कैसे बना, सोचिए कैसे बना। आपके पास यहां पे क्या था, देखो R21 था ना, स्क्वायर था। तो जब R21 को एक और लेंगे, R वेक्टर बटा मोड ऑफ R लेंगे तो स्क्वायर से क्या हो गया, वो क्यूब बन गया, गुणा होके आपका क्यूब बन गया। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 6। अब दूसरे बल की बात कर लीजिए। Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, वो हो जाएगा आपका F12। वो क्या हो जाएगा, F12। और F12 निकाल लीजिए, सबके मान है अपने पास, सारे मान पहले निकाले हुए हैं। वही हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में R1 माइनस R2 का मापांक 3 R12। कहां से लिया, इससे। ये 21 था, वो 12 हो गया। तो सेम ऐसे कैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बाकी नीचे की चीजें आप लिख देंगे। R12 आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 की क्या है, स्थिति सदिश है। क्लियर। अब देखिए दो आ गया आपके पास, एक तो ये वाला आ गया था F12 आ गया और F क्या हुआ, 21 आ गया। दोनों में कुछ खास बात नजर आ रही है क्या आपको, दोनों में कोई बात नजर आ रही है, बताइए। अगर मैं R12 और R21 के मान बदल दूं, R21 का मान कितना था, R2 माइनस R1, ये रख देते हैं तो नए समीकरण ये बनेंगे आपके। उनके मान रख दिए मैंने, R12 और R21 के ये बनेंगे। दोनों को अगर गौर से देखें तो एक माइनस का ही फर्क है। अगर आप दोनों को गौर से देखोगे माइनस का फर्क है, क्योंकि ये K से K मैच कर रहा है, Q1 Q2 मैच कर रहा है। ये मापांक है ना, तो मापांक माइनस का और प्लस का मापांक बराबर ही होता है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये फर्क कर रहा है, ये R2 माइनस R1 है और ये क्या है आपके पास, R1 माइनस R2 है। तो माइनस कॉमन लिया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। और जैसे समीकरण 9 में से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बन जाता है K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का होल क्यूब R2 माइनस R1। कहने का मतलब है कि दोनों बल क्या आएंगे, बराबर आएंगे, चिन्हों का फर्क पड़ेगा केवल। यहां पे दोनों बल क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। F21 और F12 परिमाण में तो बराबर हैं, दिशा अलग अलग है। केवल परिमाण में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, दिशा अलग अलग हैं। बताइए कोई नियम याद आ रहा है इससे आपको, न्यूटन के गति का तृतीय नियम याद आया कुछ? जी हाँ, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया वाला, बस उस नियम का क्या करता है, ये पालन करता है। फाइनली आप लिख सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। परिमाण में तो क्या होता है, समान होता है और दिशा में क्या होता है,
विपरीत होता है। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। कूलाम का जो नियम है न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। क्लियर? तो ये चीज़ें लिख के आना है। जब भी आपके पास सदिश निरूपण के क्वेश्चन आते हैं, व्याख्या कीजिए, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, लिखनी है। ये शुरू में आपको बताया था, जो कार्यरत बल होता है आवेशों को मिलाने रेखा की क्या होता है, अनुदिश होता है। उस रेखा की क्या होता है, अनुदिश होता है। उसी रेखा का अनुदिश आने के कारण इसे स्थिर जो विद्युत बल है केंद्रीय बल के बराबर होता है, केंद्रीय बल जैसा होता है। केंद्रीय बल भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उसी दिशा के अनुदिश आ रहा है। समझ गए बात को? क्लियर? तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सदिश रूप भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि कूलाम बल नियम का सदिश रूप लिख दीजिए, आप फटाफट सदिश रूप लिख सकते हैं। और दोनों के बारे में आपने बता दिया, Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल और Q2 पे Q1 के कारण लगने वाला बल परिमाण में तो समान होता है, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप परीक्षा की दृष्टि से याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पहला तो यह है, जो कूलाम का नियम होता है हमेशा स्थिर आवेश और बिंदुवत आवेश के लिए ही लागू होता है, इसके अलावा लागू नहीं हो पाएगा। आपका आवेश क्या होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। बिंदुवत होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे, बहुत डीपली जाओगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों आवेश गतिशील नहीं होने चाहिए। अगर एक गतिशील है और एक स्थिर है तो वहाँ भी कूलाम का नियम काम कर जाता है। लेकिन अपने को तो अपनी कक्षा में 12वीं के लिए यही बताना है कि कूलाम का नियम सदैव स्थिर और बिंदुवत आवेशों पे लागू होता है। अब बात करें भाई साहब, गतिशील पे क्यों नहीं लागू होता? अगर आवेश अपना गतिशील है तो उस पर लागू क्यों नहीं होता? तो आपको शुरू में बताया था कि गतिशील आवेश जो होते हैं ना, गतिशील आवेश, तो उनके मध्य कूलाम बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी क्या होते हैं, कार्य करने लगते हैं। चुंबकीय बल भी क्या कार्य करते हैं। आवेश गतिशील है तो वहाँ पे चुंबकीय बल आ जाएगा, इसलिए कूलाम का बल वहाँ पे लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, ये लिख देना आप। इसके बाद आता है कि कूलाम का जो नियम है उसमें जो बीच की दूरी है उसका भी कोई बाउंडेशन है क्या? बीच की दूरी रखने का भी कोई बाउंडेशन है क्या? तो बिल्कुल है कि कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास पास ला दो, लागू नहीं होगा, क्योंकि जितना पास लाओगे ना तो वहाँ पे नाभिक के बल क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो 10⁻15 से ज़्यादा पास लाओगे तो नाभिक के बल क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, इसलिए कूलाम बल वहाँ पे भी कार्य नहीं कर पाता है। तो कूलाम से पूछा जा सकता है कि कूलाम के नियम की सीमाएं बता दें। आप कूलाम के नियम की सीमाएं बता सकते हैं। इस तरह क्या, आवेश स्थिर होना चाहिए, है ना, यानी आवेश स्थिर नहीं है तो कूलाम बल नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा, बिंदुवत होना चाहिए, यदि आवेश बिंदुवत नहीं है तो उसमें कूलाम बल नहीं लगेगा। तीसरा क्या कहा, 10⁻15 मीटर की दूरी या उससे कम पे नहीं रखनी चाहिए। यदि आप 10⁻15 मीटर की दूरी से कम पे रखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, नाभिक के बल कार्य करने लगेगा। ठीक है। एक ये इसकी खासियत है कि कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, कहा ना आपने कि ये जो है वो क्या होता है, 1/r² के समानुपाती होता है। सही बोल रहा हूँ, 1/r² के समानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वर्ग के नियम का पालन करता है और वर्ग के नियम का ये पालन करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। बच्चों कुछ याद आ रहा है क्या आपको? इससे पहले भी आपने कूलाम से पहले भी बल पढ़ा था, अगर ध्यान हो, यहाँ लिखता हूँ मैं, कुछ याद आ जाए आपको, Gm1m2/r²। आया कुछ याद, Gm1m2/r²। बिल्कुल सही। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम उसी से मिलता जुलता है ना। कूलाम भी F था यहाँ पे Q1 Q2/r², ये K, तो क्या बिल्कुल मिलता जुलता है? सूत्र तो मिलता जुलता है, लेकिन कुछ बातें याद रखनी है इसमें। कूलाम बल में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों होता है, जबकि इसमें क्या होता है, केवल आकर्षण बल होता है। इसमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। वो अलग बात है कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये कौन, गुरुत्वाकर्षण बल, और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी यहाँ पे क्या होता है, इसका भी नियतांक होता है, गुरुत्वीय नियतांक, तो यहाँ भी होता है। सब कुछ सेम मिलता जुलता है, लेकिन कई बार पूछ भी लेते हैं आपसे गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम्य बल में कोई एक अंतर बताइए, तो आप एक अंतर बता सकते हैं कि जो कूलाम बल होता है धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, दिशा की वजह से, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी प्रतिकर्षण और आकर्षण के कारण, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, सदैव आकर्षण ही होता। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।
ऐसी मेरी कामना है।